सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन। अभी भाई एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और एसएससी सीएचएसएल जो है वो 1 फरवरी से जो है उसका नोटिफिकेशन डेट आउट होगा। 1 फरवरी से 1 मार्च तक 1 महीने के लिए रहेगा और उसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है मई में। तो मई में अभी डेट पता नहीं है मई में कब एग्जाम कंडक्ट होगा, बट भाई उसके लिए भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। तो जनरल अवेयरनेस जो है यार वो मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक है और मोस्टली बंदों का जनरल अवेयरनेस ही वीक रहता है। और जो सिलेक्शन होता है भाई वो इसी के बेसिस पे ही रहता है, क्योंकि ये सबका ही वीक है। तो जिसने ज़्यादा इसमें स्कोर कर लिया उसकी भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यार अभी स्टार्ट करेंगे ना इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स जो है उसका रहेगा ऐसे वीडियो फॉर्मेट में। मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट बना के उसमें डालता जाऊंगा। और ये सबसे पहले तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ यार, ये रिवीजन हो रही है। तो फर्स्ट भाई मैं कोई टीचर उचर नहीं हूँ, पहली बात रिवीजन कर रहा हूँ मैं। ये पहले मेरे लिए रिवीजन है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और आपके लिए भी है इम्पोर्टेंट भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई सेम ही चीज़ है हमारा। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं अभी यार। अब लेट्स ओपन इट। अभी ओपन करेंगे भाई, उसका फिर देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। तो भाई ये देख लो थोड़ा सा इस यहाँ पे क्वालिटी जो है ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है, बट काम चला लो यार इसे। तो अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैंने बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स है इसमें मेन मेन जो हमें पढ़ना है। तो पहला तो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड सेक्टर्स। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का फॉर्मेट में आपने देख लिया होगा। तो पीडीएफ जो है ना ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में इसका कोई लिंक जो है वो डाल दूंगा। तो भाई जिन लोगों को भी पढ़ना है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अगेन भाई इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे वैसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट यार एक भाई सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो भाई मतलब इसको लाइक भी आप शेयर कर सकते हो। लाइक मत करना अभी भाई, सब्सक्रिप्शन और शेयर्स की आवश्यकता है अभी, बस सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं मुझे। 14 सब्सक्राइबर्स हैं करेंटली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको एटलीस्ट 100 तो करना ही है भाई अभी। तो फर्स्ट ईयर है यहाँ पे दे रखा है। सेकंड है प्लानिंग इन इंडिया। जो प्लानिंग इन इंडिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो प्लानिंग इन इंडिया 5 ईयर प्लान्स का जो है 2000 कितना तक, 14 से पहले पहले मतलब तो 2014 के बाद तो नीति आयोग आ गया था ना, 2014 या 15 के अराउंड। तो उससे पहले का प्लानिंग कमीशन चलता था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भाई 11th में, अगेन 11th 12th क्लास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने पढ़ रखा भाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है ना, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अगेन ये 12th में पढ़ रखा है हमने। फाइनेंशियल सिस्टम, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, ये सब क्या रहता है। इंडियन कैपिटल मार्केट जो है इस बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड एंड सप्लाई भाई तो पता ही रहता है यार, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे प्राइस इलास्टिसिटी थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, क्योंकि 11th का भी टॉपिक था, मेरे टॉपिक तो था भाई इकोनॉमिक्स में। तो ये वैसे आता है मेरे को थोड़ा बहुत, बट हल्का सा इसमें वो तो रहते हैं, मतलब कि थोड़ा याद करने जैसा रहता है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट एंड गुड्स, अगेन ये पढ़ रखा है हमने। डिफरेंट लॉज ये है, ये पढ़ेंगे। रेवोल्यूशंस इन इकोनॉमिक्स, रेवोल्यूशंस डिफरेंट रेवोल्यूशन इन इकोनॉमिक्स जो है ना, उसमें ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, पिंक रेवोल्यूशन हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूटीओ है, गैट है, आईबीआरडी है, इन सब के बारे में, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 19 टॉपिक्स है ऐसे टोटल करके। पॉपुलेशन हाईलाइट्स, फिर 2021 का सेंशन, 11 का सेंशन जो है, सेंसस जो है वो भी देखेंगे हम। 2021 में सेंसस होने वाला था, लेकिन वो कोरोना की वजह से अगेन आपको सभी को पता ही होगा कि नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं भाई, देखते हैं। टोटल 19 टॉपिक्स है हमारे पास। तो आज जो है ना, आज मेनली मेनली पहला ही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहला टॉपिक देख लो यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सेक्टर्स जो है वो पढ़ेंगे हम, और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। तो पहला तो भाई इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी, उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे। अगेन ये मैंने भाई काफ़ी छोटे छोटे फॉर्मेट में ऐसे करके लिख रखा है जो इजीली समझ में आए। मतलब मुझे तो आ जाएगा भाई, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो नोट्स। तो पहला देख लेते हैं भाई, क्या इसमें क्या इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना मेनली 3 प्रकार के होते हैं।
पहला तो है कि जो कैपिटलिज्म होता है, ठीक है, जो कैपिटलिज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे सक्सेसफुल है, क्योंकि वो यूएस जो है उसी को फॉलो करता है। तो कैपिटलिज्म जो है मेनली उसका मतलब होता है फ्री मार्केट। दूसरा जो है हमारा सोशलिज्म है, जो नॉर्थ कोरिया में फॉलो होता है, और जो तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे प्यारे भारत में फॉलो होता है, ठीक है। तो भाई कैपिटलिज्म में क्या होता है देख लेते हैं, पॉइंट्स ऐसे करके आप ऐसे नोट्स बना सकते हो या फिर आपकी मर्जी। तो यूएसए में कैपिटलिज्म फॉलो होता है, उसमें क्या रहता है, एन इकोनॉमी विच इज ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो करी जाएगी और गवर्नमेंट जो है रेगुलेट नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन होगी, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी। तो एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने एक मेडिसिन क्रिएट किया कैंसर का, और उसका प्राइस मैंने रख दिया $10। अब क्या हुआ भाई, सेल्स गोज बर्रा। तो भाई सेल्स गया एकदम बर्र। तो भाई मेरा दिमाग टनका, है ना, क्यों? क्योंकि भाई अभी सेल्स ज़्यादा जा रहा है, तो मतलब कि सब डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, और सप्लाई जो है वो कम है। तो डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो क्या इस वाले में क्या करेंगे भाई, प्राइस बढ़ा देंगे। तो प्राइस हमने क्या कर दिया, सीधे $100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है ना कि जो मेन जो थीम होता है, आइडिया जो होता है कैपिटल मार्केट में, कैपिटलिज्म में जो है वो प्रॉफिट इज द किंग, ठीक है। कस्टमर किंग इसलिए बन जाता है क्योंकि कस्टमर जो है वो प्रॉफिट प्रदान करता है, इसलिए प्रॉफिट इज द किंग है भाई, कस्टमर इज नॉट द किंग। यहाँ पे है प्रॉफिट इज द किंग, ठीक है। प्रॉफिट पे सब कुछ रहता है भाई। दूसरा जो है अगेन, जो दूसरा है वो हमारा सोशलिज्म है। और सोशलिज्म जो है नॉर्थ कोरिया में फॉलो होता है भाई। नॉर्थ कोरिया कोरिया पता ही होगा आपको, वहाँ पे तानाशाह जो है किम जोंग उन है। एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पे सब कुछ जो है गवर्नमेंट करता है। प्रोडक्शन ओनली फॉर नीडी पीपल, सिर्फ जो नीडी लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन बिकॉज एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है, तो क्या होगा भाई, करप्शन अगेन बहुत ज़्यादा, एकदम करप्शन जाता है एकदम स्काई हाई, एकदम मस्त, बहुत ज़बरदस्त करप्शन हो जाता है। यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, नहीं होता, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट क्यों होगा, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी का, जैसे अभी तो इंडिया में गवर्नमेंट जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रही है, बट जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है अभी तो भाई। देन जो थर्ड है हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे फॉलो होता है भाई, इंडिया में फॉलो होता है। और यहाँ पे प्रोडक्शन तो प्राइवेट सेक्टर करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर मान लो सेम एग्जांपल ले ले, क्या था, कैपिटलिज्म जो यूएसओ में फॉलो होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में फॉलो हो रहा है। तो अगर सेम एग्जांपल ले कि भाई प्रोडक्शन करी मेडिसिन की, ठीक है, जो कि कैंसर को ट्रीट करता है, ऐसा एक मेडिसिन बनाया मैंने, और उसकी कॉस्ट रख दी मैंने $10। तो भाई क्या होगा, सेल्स गो बर्रा, ठीक है। तो उसकी भी फिर मैं सोचूंगा अगर प्राइस बढ़ा के $100 कर दूं, ताकि भाई डिमांड और सप्लाई जो है दोनों मतलब वो हो जाए, इक्विलेट हो जाए, जो भी है इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम आ जाए। तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे कैपिटलिज्म जो में है यूएसए में जो फॉलो होता है, वहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है। तो $10 से $100 प्राइस गो, अगर सेल्स गो बढ़ रहा तो $10 से $100 कर सकता हूँ। लेकिन इंडिया में सेम चीज मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट करती है, ठीक है। तो अगर मान लो सेल्स गो ऊपर, तो मैं अगर बोलूँ गवर्नमेंट से कि भाई $100 करने को, तो गवर्नमेंट करेगा ऐसा चाटा मारूंगा ना, मुंह झड़ जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट से तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं कहूँगा कि यार $20 करने दो प्लीज़। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, 20 तक हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन बेटे उससे ज़्यादा है ना वो बिल्कुल भी सोच मत लियो। तो जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 20 तक एक्सेप्टेबल है, सेल्स को बढ़, तो मैं सोचूंगा $100 कर दूं, तो नहीं कर सकता, क्यों? गवर्नमेंट मना कर देगी, क्यों? क्योंकि भाई ये जो है कैंसर जो, मतलब जो दवाई है कैंसर की, अगर दवाई बना रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग ड्रग है, तो गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट कर देगी, ठीक है। देन इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे अगेन, अभी थोड़ा सा एग्जांपल देख के वो रॉ फॉर्मेट में समझा था। अभी क्या कहते हैं, मतलब वो बनाने के लिए अच्छा अच्छा एकदम सुंदर सुंदर देखने के लिए कि क्या तीनों में डिफरेंशिएशन क्या रहता है। तो वो ये रहा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह के हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिज्म में है क्या होता है भाई, प्राइवेट ओनरशिप होता है। सोशलिज्म में क्या होता है, पब्लिक ओनरशिप होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, दोनों होता है, प्राइवेट भी होता है पब्लिक भी होता है। पब्लिक कैसे होता है, प्राइवेट तो मतलब प्रोडक्शन करेगा, लेकिन जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। वो है ना वॉच डॉग का काम करता है, दिखता रहता है कि बेटे कैंसर की दवाई बना दी और किसी ने मतलब और सेल्स को बढ़
तो सीधे $100 नहीं कर देगा। गवर्नमेंट क्या करना लगना, $100 एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। आपको भाई $25 मैक्सिमम या फिर $20 तो इतना हम बढ़ाने देंगे प्राइस, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये लोगों के जान बचाने के काम आएगा तो भाई, इसलिए। कैपिटलिज्म में क्या होता है भाई, प्रॉफिट मोटिव होता है। यहाँ पे जो मोटिव है सोशलिज्म में वो सोशल वेलफेयर होता है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वहाँ पे प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर दोनों ही मोटिव होता है, ठीक है। इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो मतलब ज़्यादातर साउथ एशिया में जो है वो कारगर है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा पॉइंट देख लो भाई, नो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म में नो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सोशलिज्म में क्या है भाई कि नो मेजर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल नहीं होता सोशलिज्म में, उल्टा है कैपिटलिज्म से। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों का ही मेजर रोल होता है, गवर्नमेंट का भी प्राइवेट का भी। गवर्नमेंट क्या है भाई, रेगुलेट करने के लिए उसका मेजर रोल रहता है। कैपिटलिज्म में देखो कंज्यूमर सोवरेनिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, और जो सोशलिज्म में है प्रोडक्शन फॉर नीडी पीपल होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है भाई, कंज्यूमर सोवरेनिटी जो है वो तो होता ही है, और साथ में प्रोडक्शन फॉर नीडी पीपल वो भी, दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है प्राइस को। किसमें भाई, जो हमारा कैपिटलिस्ट मार्केट है उसमें डिमांड और सप्लाई जो है वो डिटरमाइन करता है प्राइस को। जैसे अभी कैंसर वाला दवाई दिया था ना, तो उसमें क्या था भाई, सेल्स को बढ़, तो भाई क्या हुआ था, $100 हो गया था सीधे। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम थी और डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो भाई डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है फिफ्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो इस सेकंड वाले में, कि प्राइस जो है ना गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, किसमें, सोशलिज्म में, ठीक है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या करता है भाई, प्राइस मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये देख सकते हो आप, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली होता है प्राइस मैकेनिज्म, लेकिन कंट्रोल करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में तो ये 5 पॉइंट है भाई, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैपिटलिस्ट क्या है भाई, सोशलिस्ट क्या है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो क्या है। तो भारत में पहले क्या था भाई, सोशलिस्ट जब नेहरू का एरिया चल रहा था, मतलब जब नेहरू जी का जब जमाना चल रहा था भाई, 1950s के अराउंड स्टार्टिंग में, जो जितना भी गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट बनने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो सोशलिज्म जो है वो फॉलो हो रहा था इंडिया में स्टार्टिंग में। फिर बाद में गवर्नमेंट जो है अभी मिक्स्ड इकोनॉमी पे धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। तो अभी देखोगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स वगैरह वगैरह सब जो चीज़ें हैं, और IRCTC जो है, जिससे वो भी आप देखोगे तो वो भी अच्छा खासा स्टॉक मार्केट पे कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है भाई, जो गवर्नमेंट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा मतलब सही चलाने के लिए ऐसे कर दिया, तो ठीक है। तो इंडिया जो है वो सोशलिज्म से मिक्स्ड इकोनॉमी पे आया है, शिफ्ट किया है। और USA में कौन सा होता है भाई, कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अगेन भाई, ये बचपन में पढ़ा था, छोटी छोटी पहनता था, ठीक है, याद होगा भाई। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो सबको, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, तीन तरह के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में क्या रहता है भाई, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज होता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है भाई, उसमें क्या होता है पता ही होगा, मतलब जितना भी प्रोडक्शन का काम होता है इसी में होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है इसी में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, दिस सेक्टर जनरली टेक्स द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ भाई, एग्रीकल्चर हुआ, वहां से मतलब बनाया हमने गेहूँ, गेहूँ हमने लिया सेकेंडरी सेक्टर में, गेहूँ का मतलब जो भी है, मतलब ब्रेड ब्रेड जो है वो बना दिया, ठीक है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑफ फिनिश प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनाई जाती है। और फिर टर्शियरी सेक्टर में मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, सर्विसेज कैसे भी हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विस हो सकती है, IT सेक्टर आपकी मतलब जो है वो सर्विस हो सकती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है ये सर्विसेज आपकी हो सकती है। तो मतलब एग्जाम्पल अगेन ले सकते हो वही, कि भाई एग्रीकल्चर में गेहूं मैंने उत्पादन किया, वो प्राइमरी सेक्टर में आया, फिर मैंने बेच दिया किसी को, आटा चक्की वाले को, आटा चक्की ने उसको मतलब जो भी है मतलब रोटी वोटी टाइप क्या बोलते हैं उसको, आटा बनाया, उसका आटा बना के जो है उसका ब्रेड में उसको कन्वर्ट वन्वर्ट कुछ करा, और उसको फिर पैकेज वैकेज कर दिया, देन पैकेज करके उसने भी बेच दिया डीलर को। फिर डीलर ने वहां से लिया, और डीलर ने क्या किया भाई, उसका प्राइस मतलब समथिंग जो है अपना ऐड ऑन करके, अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके उसका प्राइस जाके दुकानों में बेच दिया, फिर दुकान से हमें जो कंज्यूमर्स हैं उनको मिल गया, ठीक है।
तो जो दुकान वाले जो बेच रहे हैं और ये जो डीलर जो हो गया जो मतलब वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डीलर, तो उस चीज़ के पैसे ले रहा है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आ गया। तो समझ गए होगे, ठीक है, ये तो सबको ही पता है यार। देन इम्पोर्टेंट स्टफ भाई, यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखेंगे हम। क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं पता है क्या सोच रहा हूँ यार, जैसे मॉक टेस्ट जो है वो भी मैं थोड़ा सा जैसे डाल डालने का या शेयर करने का जो है वो किया जा सकता है, तो भाई मॉक टेस्ट का भी देखेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले तो अभी। मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरली थ्रू द, पहला तो ऑप्शन है भाई अपना, मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जो कि गलत है। मिक्स्ड इकोनॉमी इस पे थोड़ी काम करता है भाई, मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब ये हो सकता था करेक्ट अगर सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन इसलिए पहले देख लेंगे। मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। देखो अभी नोट्स में अगर आप थोड़ा सा पीछे वीडियो को बैक करके देखोगे तो मैंने बताया होगा कि मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट इससे ज्यादा बेहतर जो है बी ऑप्शन है, ठीक है, गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग। तो अभी जो करेंटली हो रहा है ना वो गाइडेड बाय गवर्नमेंट हो रहा है। मार्केट मैकेनिज्म तो पता ही हो ना, डिमांड एंड सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट्स, ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म वो हो गया। तो मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग जो है ये एक बेहतर ऑप्शन है ए से, ठीक है। अगर ये ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं होता तो ए जो है वो तो डेफिनेटली होने वाला था, ठीक है। चलो, फिर उसके मैंने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में बीएसएनएल है, जियो है, एयरटेल है, ठीक है। तो जियो और एयरटेल तो भाई जो मेजर प्लेयर्स है ही हैं, बीएसएनएल भी है साथ में, गवर्नमेंट जो है वो मतलब वो भी है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसका पता चल रहा है हमें, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन भी है, ठीक है। The concept that under a system of free enterprise, it is consumer who decide what goods and services shall be produced and in what quantities is known as consumer sovereignty, ठीक है। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होगा मतलब कि कंज्यूमर इज द किंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कंज्यूमर सोवरेनिटी, दूसरा ऑप्शन हमारा है विथ कंज्यूमर सोवरेनिटी, उसका यही आंसर है, मतलब यार सॉरी, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है इसका, ये इसका आंसर है, ठीक है। कंसेप्ट दैट अंडर अ सिस्टम ऑफ फ्री एंटरप्राइज, इट इज द कंज्यूमर हु डिसाइड्स व्हाट गुड्स एंड सर्विस शैल बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी इज नोन एज, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी बोलते हैं, मतलब कंज्यूमर को जो पसंद है भाई वो चीज़ चुपचाप प्रोड्यूस कर दो शांति से, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कंज्यूमर जो है वही किंग है, उसी के पास पैसे हैं, अगर वो पैसे नहीं देगा हमारे पास प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो साले भीख मांगोगे तुम, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विथ विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी द टर्म लाइसेज फेयर एसोसिएटेड, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मतलब फ्रेंच टर्म है आई गेस, तो ये याद कर लेना ये टर्म, ठीक है। इसका जो मतलब होता है, मतलब विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी से ये जो टर्म है एसोसिएटेड है, वो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, ठीक है। तो लाइसेंस फेयर जो है इसका क्या मतलब है, ये भी देख सकते हो, फ्री कर दो मार्केट को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मिनिमम कर दो, ठीक है। तो ये किस में है भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे फॉलो की जाती है, जो यूएस है वहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है। तो यूएसए में जो मतलब क्या रहता है भाई, अगर तुम देखोगे वहाँ पे जो मेडिकल है, मतलब जिसमें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम है, मतलब थोड़ा सा अगर अंगूठे में चोट लग गया आपको तो वो चेक कराने में आपसे $1,000 मांग लेंगे सीधे। $1,000 मतलब 75,000 76,000 रुपये मांग लेंगे आपसे, नाखून में छोटा सा छेद, मतलब चोट सही करने का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब वो एकदम ऐसे है, मतलब मिनिमम है, गवर्नमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना एकदम मिनिमम ऐसे। गलत एग्जांपल दे रहा हूँ शायद, बट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि लेसेस फेयर का मतलब होता है फ्री कर दो मार्केट को, रूल्स एंड रेगुलेशन को मिनिमम कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंज्यूमर सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है भाई, कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। एक तो मतलब ये भी मतलब ये आंसर तो है ही भाई, टिक लगा हुआ है, उससे पता चल गया होगा आपको, बट जो बाकी तीन ऑप्शन है ना वो भी देख लो एक बार, ठीक है। तो कभी कभी रहता है ना कि दूसरा भी करेक्ट लग रहा होता है, बट उसमें से दो या उससे ज्यादा करेक्ट लग रहे होते हैं, लेकिन जो बेस्ट करेक्ट है ना वो टिक करना रहता है हमें। तो जो बी ऑप्शन है वो है कंज्यूमर हैव द पावर टू मैनेज द इकोनॉमी, और जो सी ऑप्शन है वो है इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और जो डी है वो है कंज्यूमर गुड्स आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब कंज्यूमर गुड्स आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भाई मतलब ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छा है, बट जो इन चारों में से जो ए ऑप्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सही है, तो इसलिए ए होगा इसका, ठीक है। देन हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ, पहला तो कैपिटलिस्ट, हायर एंड फायर कर दो कैपिटलिज्म में, नहीं
सोशलिज्म में भी नहीं और ट्रेडिशनल इकोनॉमी में भी नहीं, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है वहाँ पे होता है, ठीक है। हायर एंड फायर पॉलिसी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। अगेन हायर एंड फायर आप याद कैसे रखोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है? हायर एंड फायर से ना एकदम गुजरात जो है वो याद कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है गुजरात में अल्कोहल बैन है, ठीक है। तो हायर एंड फायर पॉलिसी के अंदर ही है, मतलब जो जो भी यही है कि गुजरात में अल्कोहल बैन है लेकिन यूपी में जो है ना वो बैन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। प्राइस मैकेनिज्म का क्या बोला था भाई, डिमांड एंड सप्लाई, जो ये जो है ना मतलब इससे पहले क्या प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या प्राइस मैकेनिज्म यूज होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है ना, रेगुलेटेड या फिर गाइडेड बाय द गवर्नमेंट रहता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं पूछा गया ना कि प्राइस मैकेनिज्म इज गाइडेड या रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन विच इकोनॉमी, ये तो नहीं पूछा गया। अगर ये पूछा जाता तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि फीचर किस इकोनॉमी का है, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है प्राइस मैकेनिज्म। एकदम स्टार्टिंग में अगर वीडियो करके देखोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको, एकदम बता रखा है मैंने, वो यूएसए वाला जब एग्जांपल दे रहा था तो। अगेन फिर जो नेक्स्ट है वो देखते हैं भाई, थोड़ा सा सैलिएंट फीचर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं भाई। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो होता है वो क्या होता है? सैलिएंट फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के क्या है? तो लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पीसीआई पर कैपिटा इनकम को भाई पीसीआई जो है वो शॉर्ट फॉर्म मैंने दे रखा है, क्योंकि बाद में ये यूज पीसीआई टर्म यूज करूंगा तो उसका मतलब समझना कि पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो इंडिया में भाई लो पर कैपिटा इनकम है ना। पर कैपिटा इनकम इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू डेवलप कंट्रीज, मतलब कि अगर आप यूएसए में देखोगे तो वहाँ पे भाई एक बंदे की जो सालाना इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंडिया में है वो बहुत कम है, और बिहार में तो और भी खराब हालत है, ठीक है। तो हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड, है ना। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है, पहली बात तो जो ओल्ड मेथड है उसमें क्या था कि भाई एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इससे किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट मेथड जो है अभी क्या है, बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, ठीक है। तो एक करेंसी की जो परचेजिंग पावर है ना उसके थ्रू अभी प्रेजेंट में उसे जो है कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। लेकिन ओल्ड मेथड इसका क्या था, एक्सचेंज रेट था, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है ना वो क्या था। लो पर कैपिटा इनकम जो है ना डिनोट्स दैट आवर कंट्री इज डेवलपिंग, है ना। तो जो कंट्री का लो पर कैपिटा इनकम होता है उसका मतलब होता है कि वो जो कंट्री है डेवलपिंग है, ठीक है। जैसे भारत जो है अपना फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी जो है, हम बोलते हैं फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी भारत है हमारा, एकदम भाई गर्व से बोलो एकदम पूरा, ठीक है। और जो यूएस है भाई वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो फ्रांस है वो डेवलप्ड है, जितने भी यूरोप के देश है वो सब के सब क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, ठीक है। तो वहाँ पे हाई पर कैपिटा इनकम होता है। अच्छा, जिस लोगों को अभी भाई आइडिया नहीं लग रहा होगा कि भाई पर कैपिटा इनकम होता क्या है, तो भाई पर कैपिटा इनकम पता होगा कि मतलब जो क्या रहता है कि जीडीपी जो ऑफ अ कंट्री है, जैसे हमारे भारत का 3 ट्रिलियन से ऊपर पार हो गया अभी तो भाई, ठीक है। तो जीडीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, मतलब पर कैपिटा इनकम या फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी ऐसा कुछ रहता था। तो उससे पर कैपिटा इनकम मतलब एक बंदे का जो इनकम क्या आएगा ना वो आ जाता है, ठीक है। चलो, हाई पर कैपिटा इनकम डेवलप कंट्रीज होता है, वेरी लो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो कहाँ पे होता है, वही अंडर डेवलप कंट्रीज जो है ना वहाँ पे होता है। और जो सेकंड फीचर है, सैलेंट फीचर पढ़ रहे हैं, अगेन याद दिला देता हूँ। पहला तो हमने पढ़ लिया कि भाई लो पर कैपिटा इनकम है भारत की, और जो सेकंड है वो है डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ना वो टारगेट नॉट अचीव टिल टुडे, अभी तक अचीव नहीं हुआ। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या मतलब क्या टारगेट था, टू मेक अ सोशलिस्ट सोसाइटी, है ना। सबकी इनकम इक्वल होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो नॉर्थ कोरिया में अभी मतलब जो मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं वहाँ पे भी। भारत में भी ये स्टार्टिंग में सोशलिस्ट सोसाइटी जो मतलब बनाने की जो चाह थी वो फेल हुई थी। मतलब डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ अंबानी है भाई, अंबानी के पास कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, 75 कितना 80 बिलियन डॉलर्स इतने हैं। और दूसरी तरफ हम हैं भाई, ठीक है। दूसरी तरफ आम लोग हैं, मतलब हमारे पास साला 500 रुपये नहीं है जिम करने के, मतलब मेरे पास तो भाई। तो देख सकते हो यार, बंदा अंबानी जो है वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ जिम खरीद सकता है, और दूसरे तरफ मैं हूँ भाई शांति से पढ़ाई कर रहा हूँ, और 500 रुपये भी नहीं है जिम करने के, क्या यार। अगेन एनएसएसओ जो है ना वो देख सकते हो, स्टडी ऑफ रूरल एरियाज एसेट्स जो है ना उसके बारे में एनएसएसओ जो है ना कुछ कहती है। 39% जो पॉपुलेशन है ना रूरल एरियाज में, उसके वो होल्ड करती है 5% ऑफ द एसेट्स, ठीक है। और जो टॉप 8% पॉपुलेशन है, टॉप 8% पॉपुलेशन जो है ना वो रूरल एरियाज में 46% ऑफ टोटल एसेट्स होल्ड करती है। मतलब
जो क्या कहते हैं भाई, जो अमीर लोग होंगे आपके गांव में ना, जो जितने भी अमीर लोग हैं उनका मतलब एक टोला टाइप रहता है। तो रूरल एरिया में गांव में टोला वोला रह गया, जहाँ पे जो जो टोला में मतलब ज्यादा अमीर हायर कास्ट के लोग हैं, वही जो है ना मोस्ट ऑफ द एसेट्स है ना वो होल्ड करते हैं, बाकी जो है वो फार्म लेबरर्स बन जाते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है गाँव में। मेरे गाँव में तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ही है भाई। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं जमीन उमीन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट काम कर रही है तो काफ़ी है, बट मतलब कम है जनरली। पहले जैसे मैं बच्चा था तब मैं देखता था बहुत कम था उनके पास, ठीक है। अब तो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या अच्छी बात है। और अर्बन एरियाज में क्या था, अर्बन एरियाज में मोर इंटेंसिव इनकम डिस्पैरिटीज है, ठीक है। अर्बन एरिया में तो और ज़्यादा इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनके पास जॉब्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। तो ज़बरदस्त जॉब रहेगा तो भाई क्या रहेगा, मतलब पैसे भी रहेंगे उनके पास अच्छा खासा। और दूसरी जगह पे मतलब कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, तो भाई उनको लेबर का वो करना पड़ता है, ईंट वगैरह सब उठानी पड़ती है भाई। जो घर बन रहा होता है उसमें हेल्प करना रहता है, तो बहुत कम पैसे मिलते हैं भाई। दिहाड़ी पे काम करना पड़ता है, दिन के पैसे मिलते हैं। एंड देन डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैवी पॉपुलेशन प्रेजेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। एक ये भी एक मतलब फीचर है। तो सेकेंड फीचर है मतलब डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब भारत में जो बहुत ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड कर रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को 50% से ऊपर लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन जो उसका जीडीपी शेयर है ना एग्रीकल्चर का, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसका जीडीपी भी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। डोमिनेंस तो है एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन उसका जो प्रेजेंस है ना, मतलब जीडीपी प्रेजेंस जो है वो घंटा बराबर ही है। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत अच्छी हो रही है शायद हालत। एम्प्लॉयमेंट देखो, अगेन मैंने ग्राफ के थ्रू भी समझा रखा है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बहुत ज़बरदस्त है। तो जीडीपी भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए थी, जैसे मैंने ग्राफ में बता रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर में जीडीपी का उतना ज़्यादा शेयर नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितना है एग्रीकल्चर का, 15% के अराउंड ही है जीडीपी में शेयर। अगर मान लो 65% एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो 50-60% तो भाई जीडीपी शेयर भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, सिर्फ 15% है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जो है वो देख सकते हो कि लैंड लेबर रेशियो जो है वो मतलब अच्छा नहीं, जिसको माना जाएगा वैसा है, ठीक है। मतलब 2 लेबर होनी चाहिए तो 4 लेबर वर्क करते हैं, जिसको मतलब क्या बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 9th 10th क्लास में, ये 10th क्लास में स्पेशली ये पढ़ाई का रखा होगा तुमने, ज्योग्राफी में शायद, या इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था, तो उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाई का रखा हो कि एक मतलब जो प्लॉट ऑफ लैंड में सिर्फ 2 लेबरर्स की आवश्यकता है, लेकिन मतलब क्या होता है कि जनरली क्या रहता है कि 5-6 भाई 7-8 भाई रहते हैं, सबके सब एग्रीकल्चर में उसी प्लॉट ऑफ लैंड पे लगे रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि मतलब अगर मान लो 2 लेबरर की आवश्यकता है, 6 लोग उस पर काम करें, तो 4 लोग जो है ना डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, बस वो ऐसे ही है मतलब। दूसरा अगर काम कर लेंगे तो ज़्यादा पैसे आएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो लैंड लेबर रेशियो जो है ना वो मतलब लेबर बहुत ज़्यादा है और लैंड बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये ऐसा रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा खराब है, जिसको खराब बोला जाए, वेरी बैड लैंड लेबर रेशियो जो है। अगेन देख सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई दो लोग जो है ना मतलब मिलकर जितना प्रोडक्शन देंगे, 6 लोग भी मिलकर उतना ही प्रोडक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो 6 लोगों की आवश्यकता ही क्यों है, जब 2 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन दे देंगे। अगर मान लो 2 बोरी गेहूं का निकल जाएगा और 6 लोग भी मिलकर भी काम करें, तभी 2 ही बोरी निकल रहा है, तो भाई 4 लोग अगर दूसरा काम कर लेंगे तो ज़्यादा पैसे नहीं आ जाएंगे? मतलब निकलना तो 2 ही बोरी है, 2 लोग काम करे या 6 लोग काम करे, समझ गए होंगे भाई। पर कैपिटा लैंड जो है ना वो मतलब कम है काफ़ी ज़्यादा। क्यों कम है? क्योंकि भाई मतलब लैंड तो उतना ही रहता है, मतलब जैसे मेरे दादाजी के पास भी लैंड तो उतना ही था, लेकिन भाई फिर मतलब ऐसे बच्चे आते हैं 7-8, 5-10 भाई, 12 भाई ऐसे, 8 भाई 10 भाई ऐसे हो जाते हैं। फिर सबको तो लैंड देनी पड़ेगी ना, फिर बहनें भी है, उनको शादी में वादी में लगती है भाई। तो यार मतलब फिर बढ़ जाता है। फिर अगेन उनके पास कमाया, मतलब मेरे पापा के पास अब मान लो कमाया, अब अगेन भाई मेरे भाई हैं, तो उनको देना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास और ज़्यादा कमाएगा, फिर मेरे बच्चों के पास और ज़्यादा कम जाएगा, ठीक है। तो यही है मतलब पर कैपिटल लैंड जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये देख सकते हो। अच्छा, ये जितना भी पढ़ रहा था ना वो सेकंड फीचर के अंडर ही आ रहा था, मतलब ये दो चीज़ें जो अभी पढ़ी है हमने, ठीक है। अब जो थर्ड फीचर है वो देख लो कि एग्रीकल्चर जो है ना वो प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड, ठीक है। मतलब अगेन बता रखा था मैंने अभी इससे पहले, थोड़ा सा आगे ग्राफ व्राफ देख के बताया था कि 60-70% एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट दे दिया लोगों को। 60-70% भारत में जो 60-70% बंदे हैं
उसमें से एग्रीकल्चर में 60-70% वर्क कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में शेयर घंटा बराबर भी नहीं है, मतलब 15-16%, 17% यहाँ पे कुछ ऐसे इतना ही शेयर है, ठीक है। जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर है, साइलेंट फीचर से अगेन जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007 के हिसाब से 64% ऑफ पॉपुलेशन लेबर फोर्स जो है वो कहाँ पे भारत में एग्रीकल्चर में काम कर रही है, ठीक है। 16% जो है वो इंडस्ट्रीज में, और जो 20% है वो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज, मतलब जो आई टर्शियरी सेक्टर है उसमें काम कर रही है, ठीक है। तो देख सकते हो कि अगर 64% एग्रीकल्चर में काम कर रही है तो भाई जीडीपी शेयर भी 64% होना चाहिए था, या फिर मतलब 50% तो होता है एटलीस्ट, लेकिन बहुत कम है, 15-16% ही है, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर में 20% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी शेयर उसका मतलब बहुत ट्रमेंडस एकदम जबरदस्त है भाई, ठीक है। तो इक्वल डेवलपमेंट नहीं है, मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसमें तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है भाई। और बाकी देखोगे तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, खाना भी नहीं नसीब हो लोगों को, है ना। देन नेक्स्ट साइलेंट फीचर जो है लैक ऑफ कैपिटल है, ठीक है। सेविंग्स आर लो इन इंडिया ड्यू टू लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज हाई, ठीक है। चलो, सिक्स्थ है हमारा साइलेंट फीचर लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है, अभी तो हो रहा है, खैर अभी हो रहा है 2015 के बाद से हालत थोड़ी सी अच्छी है, 20 21 के अराउंड तो भाई काफ़ी हो रहा है, बट पहले क्या था भाई, मशीनरी जो है ना डेवलप्ड और मॉडर्न मतलब वो हुआ नहीं करती थी, मतलब बहुत आंडू पांडू मशीन हुआ करती थी। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो था नहीं हमारे पास, क्योंकि पहले तो आईआईटीज भी उतना ज़बरदस्त काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आईआईटीज एनआईटीज जो है वो सब एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। और जो मशीनरी भी है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड आ रहे हैं अभी तो भारत में। बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, तो जिसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है भाई। और ये अगेन द लास्ट पेज है शायद। तो जो सातवां फीचर है वो ये है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। बिकॉज देर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रिमोट एरियाज, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है ना वहीं पे रोड भी आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड करना होता है वहाँ पे इंडस्ट्री में। और फिर इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी निकल के बाहर जाती है मार्केट में बिकने के लिए, तो रोड बनाने की आवश्यकता होती है। जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होता है वहाँ पे आसपास में गाँव सब बस जाते हैं, और वहाँ का जो एरिया है ना डेवलप हो जाता है। इसलिए आपने देख रखा होगा कि जो सरकार भी है वो कहती है अगर आपने विलेज एरिया में अगर आप इंडस्ट्री डालते हो तो हम आपको भाई सस्ते में जो है टैक्स सस्ता देंगे, टैक्स बहुत कम कर देंगे आपका। जो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी वानी जो है, जितना भी है सब कुछ खर्चा वो आपका काफ़ी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक इंडस्ट्री सेटअप होने से जो है पूरा का पूरा गांव डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अर्बन एरिया में तो टेलीकम्युनिकेशन भी है भाई, रोड और हाईवेज भी बहुत ज़बरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़बरदस्त डेवलप कर रखा है भाई। स्कूल्स भी है ना, कॉलेजेस वगैरह सब बना रखा है, लेकिन रूरल एरियाज में ना रोड है, ना हाईवेज है, ना घंटा है, ना कुछ है। कनेक्टिविटी भी घंटा बराबर है, नो कम्युनिकेशन भाई कुछ है नहीं ना, जियो का भाई नेटवर्क तो चलता नहीं है, मतलब वैसे मेरे गाँव में ज़्यादा चलता है भाई जितना यहाँ पे चलता है, क्योंकि वो तो रहता है मतलब वहाँ पे कम यूज़ करते हैं इसलिए। बट अभी मतलब हालत अगेन अच्छी हो रही है, यहाँ पे देख के भाई निराश नहीं होने की आवश्यकता है, अभी तो हालत काफ़ी अच्छी है। बट पहले बहुत गंदी हालत थी, जिसकी वजह से आज हमें थोड़ा सा मतलब पीछे रह गए। ट्रेडिशनल सोसाइटी